यस, तो लेट्स स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आपका नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी कवर हो जाएगा, है ना। चल लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, दैट इज लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, ए एक्स जो है वो एरिया फंक्शन है, देन a dash x is equals to f of x for all x belongs to closed interval ab। ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है। और ये हमारे पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सेम वही चीज, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स बी द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, है ना। तो कई सारे नेम है इंटीग्रेशन के, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, इनवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन, है ना। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये ध्यान से देखो, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। और फिर क्या हो जाएगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है ना, ये एंटी डेरिवेटिव मतलब वो इंटीग्रेशन करके आ चुका है, जो इज इक्वल टू ए से बी है, तो वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी टू ए। यहाँ पर एरिया फंक्शन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर, ये कर्व है हमारे पास, हमें मान लीजिए ए से बी पर उसका एरिया निकालना है, इतने पोर्शन का एरिया, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनता है ना, आपने उसमें किया होगा यहाँ पर, तो इसका एरिया निकलता है और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां, ए से बी, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स बनते हैं, जिसको कि इंटीग्रेशन करके वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, इंटीग्रेशन की, और पूरे एरिया के कह सकते हैं, यहां से यहां तक, जो कि आप एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस में करते हो। ठीक है, चलो अभी निकालने तो सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं फटाफट से। यहाँ पर सिंपल एग्जांपल्स लिए गए हैं पहले, ठीक है। तो देखो, इंटीग्रेशन 0 to 4 सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस में c, तो वही है, 2 बाहर आया, कांस्टेंट है, तो x का हो जाएगा, एक्स की पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड देन इसकी लिमिट है 0 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में पहले 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 0 माइनस 0, तो ये हमारे पास इसको सोल्व करके 112 आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 x प्लस 5, सिंपल इंटीग्रेशन है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x -1 से 2, अपर लिमिट पहले पूरे में 2 पुट किया, माइनस, जब भी 2 या 2 से ज्यादा होना हमारे पास तो ब्रैकेट लगा लिया करो, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहती हो तो, ठीक है, क्योंकि माइनस में बड़ी ऐसा होता है कि गड़बड़ कर देते हैं, कि एक में माइनस चेंज कर देते हैं और एक में नहीं करते हैं, तो ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस ब्रैकेट लगा लोगे तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ब्रैकेट खुलते ही बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे ही होंगे। कई बार क्यों गलती होती है, यहाँ पर माइनस का साइन होता है ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर है -5, तो फिर वो उसको करते ही नहीं है चेंज, वो दिक्कत आ जाती है फिर। अब यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, sin 2x का पता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, sin 2x का माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 0 to पाई बाई 4, अपर लिमिट, माइनस का साइन और मैंने माइनस का 1/2 यहाँ पर बाहर ले लिया, तो यहाँ पर पहले एक बार पुट कर दिया अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट, देन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है ना, 0 से 1, ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का, बताओ इसका क्या आएगा, tan इनवर्स x 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो आंसर विल बी पाई बाई 4, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, x इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x प्लस साइन पाई x बाई 4, अब इसमें क्या आ गया, अब यहाँ पर हमारे पास आइलेट यूज हो जाएगा, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं ना इंटीग्रेशन करने के, 3 मेथड्स होते हैं, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेथड्स 2 होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं इंटीग्रेशन के, 2,
टाइप्स दो होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। मेथड्स इंटीग्रेट करने के 3 होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स। यहाँ पर हमारे पास बाय पार्ट्स यूज हो रहा है। एक्स एक्स दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक्स एक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारे पास क्या होता है कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट सेकंड लिख देती हूँ, है ना, कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट सेकंड का dx, तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना, और फिर इस पूरे का ये, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव डैश लगाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये इसी से किया है। अब ये आइलेट से हम करते हैं, आइलेट होता है ना, आइलेट आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में है, तो ये अलजेब्राइक हो गया और ये हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन x को मानेंगे और e की पावर x को सेकंड, तो x एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन, हमारे पास फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही आ रहा है। यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, अपर लिमिट 1 पुट की, ये तो 1 हो गया, e की पावर 1 e बचेगा, माइनस 0 पुट करेंगे, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से वही है हमारे पास, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 1 विल बी e माइनस 0, 0 का e की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया e, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इधर मेरे पास अलग से साइन पाई x बाई 4 चल रहा है, साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस होता है, तो पाई x बाई 4 भी है साथ में, तो माइनस का कोस पाई x बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, प्लस का साइन था पहले, यहाँ पर माइनस का साइन हो गया, ठीक है। पाई बाय 4 है तो ये 4 बाय पाई हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये दे रखा है 1 से 2 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बहुत अच्छा सा डिटेल में इसको कर रखा है आपने, आपके उस पे सारी डिटेल दे रखी है एप्लीकेशन ऐप पे, है ना, तो एक बार थोरो कर लेना, टाइम लगे देखना हो तो एक बार फटाफट से पीडीएफ चेक कर सकते हो आप। 1 से 2 है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 5x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ये कौन से मेथड से यूज होएगा हमारे पास, पार्शियल, दोनों में हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास यूज होता है ना। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होता है, जब डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी हो, है ना, डिनोमिनेटर में डिग्री अगर हमारे पास बड़ी हो, इम्प्रॉपर बेसिकली, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब दोनों की सेम सेम है तो हम इसको बना लेंगे बड़ी, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ये हमारे पास इस तरीके से बनेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास ऐसे बनता है, इसको हमने वैसे ही कर रखा है शायद, विदाउट डिवीजन से किया था, नहीं डिवाइड करके ही किया होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कर लिया था हमने डिवाइड, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 5 को बाहर रखा था, तो यहाँ पर मेरे पास 1:- माइनस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये वाली इस तरीके से चीज आ रही थी जब आप डिवाइड करके देखोगे तो, ठीक है। तो अदरवाइज हमारे पास एक और मेथड भी होता है, देखते हैं अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ये डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया, तो ये 5 है, तो इसका 5 का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट 5x आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास माइनस का 4x, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रखा है इसीलिए बाहर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा। क्योंकि देखो जैसे अगर मेरे पास, जैसे आपने ये किया, लेट मान लो 1:2/3 है ना, ये आ रहा है आपको डिवाइड करके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3 लिख सकते हैं ना, 3 × 1 = 3 और 5/3, ये भी क्या बनेगा हमारे पास 3 + 2 5/3, तो हमने इसी तरीके से लिख रखा है। इसके पास -2 था तो यहाँ पर इसने माइनस लगा दिया, 1 - 2/3, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लिया, इसको अलग से करेंगे इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट हमने कैसे कर रखा है, यहाँ पर देखो x² + 4x + 3 है, अभी फ्रैक्शन में बन रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे। कैसे किया है, हमने क्या करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन से करने के, इस तरीके से करने के लिए हमारे पास, सॉरी ये वो वाली टर्म्स नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, ये जो हमारे पास एक अलग से मेथड आता है ना, वो वाली टर्म्स है। x² + 4x + 3 है,
ऊपर क्या बनाना है, इसका डेरिवेटिव बनाना है, इसका ऊपर डेरिवेटिव बनाना है। अब मुझे पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x + 4 होता है, तो मेरे को 2x + 4 चाहिए, मेरे पास 4x है, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगी तो 2x बन जाएगा, है ना। 2 बाहर ले लिया मैंने कॉमन, और 2x यहाँ हो गया, और 3 था यहाँ पर तो 3/2 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 3/2 की जगह मेरे को क्या चाहिए, 4, तो मैं क्या करूंगी, 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। मैंने 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। अब जो ऐड किया है वो मैंने इसके साथ ले लिया, और ये जो 5/2 था, 5 × 2 था, वो 10 हो गया, और जो मेरे पास माइनस वाला 4 है, और जो 3/2 पहले वाली चीज बच रही है, वो मेरे पास अलग से हो गई, इसको मैंने अलग से कर लिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया, ये तो देखो इसी का डेरिवेटिव है ऊपर, तो ये तो वही वाली फॉर्म हो गई जो हम ये वाली फॉर्म करते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है f' में f(x) dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log of f mod of f(x + c), ये होता है ना, तो ये इसी का डेरिवेटिव है, तो ये log of this हो जाएगा 1 to 2, फिर +25, ये हो गया कैंसिल आउट करके, ये आ गया खाली। इसको अब आप अगर देख लो, अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन इसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स बना के कर लो 3 और 1, नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से। फैक्टर्स वैसे बन ही रहे हैं तो फैक्टर से भी कर सकते हो, वरना कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये वाला हो गया, बस यही वाला बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बन रहा है x + 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रखा है ये। आप चाहो तो फैक्टर्स भी बन जाएंगे इसके, 3 और 1, है ना, 3 और 1 में बन जाएंगे इसके फैक्टर्स, तो उससे भी कर सकते हो। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज पर आ जाओ। प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपका वेरिएबल चेंज हो सकता है। अगर मैंने x है पूरी की पूरी, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। अगर मैंने वेरिएबल चेंज करना है तो मैं कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा x में था, यहाँ पे पूरा का पूरा t में होगा, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अगर आपको लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में चेंज करने हैं, अपर लोअर में चाहिए, लोअर अपर में चाहिए, तो हम क्या आगे आ जाएगा माइनस का साइन। जैसे यहाँ पर 0 से -1 दे रखा है, 0 बड़ा होता है ना, मेरे को -1 से 0 करना है, तो मैं -1 से 0 कर देती हूँ, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, राइट। तो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। बीच में अगर हमारे पास हमने स्प्लिट करना हो, है ना, बीच में हमें जैसे ज्यादातर ये यूज होता है मॉड्यूलस फंक्शंस में, या क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जब भी आते हैं तो हमारे पास हमें रीडिफाइन करना होता है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जिफ फंक्शन में यूज होता है, ठीक है। a to c मैंने कोई भी ले लिया जो कि किसके अंदर आ रहा है, क्लोज्ड इंटरवल a b में आना चाहिए, ये a से c + c से b, 2 में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड्यूलस और जिफ फंक्शन में ज्यादातर यूज होता है। 0 to 4 mod of x - 2 ये है, तो मैं देख लूंगी मेरे पास x - 2 जो है 2 से लेसर पर ये वैल्यू नेगेटिव होएगी, है ना, और 2 से ग्रेटर पर पॉजिटिव होएगी, ये आपको पता ही है। तो 0 से 2 पे नेगेटिव है तो 2 - x हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो 2 to 4 x - 2 हो जाएगा, सिंपल। बस उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना आपको अगर देखना हो तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इस पे बता रखा है कि कैसे कैसे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सेम वही चीज है, 2 से 3 में स्प्लिट होएगी और 3 से 5 में, 2 से 3 में नेगेटिव, 3 to 5 में पॉजिटिव, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दो भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और अलग अलग पे स्प्लिट होगा, ऐसे नहीं कि दोनों सेम पे स्प्लिट होंगे। ये 0 to 1 और 1 to 4 पर अलग होएगा, और ये पे 0 से 2 और 2 to 4 पर जाएगा, ठीक है। ये फिर से ये mod x³ - x दे रहेगा, अब इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी अलग से। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, जैसे x³ - x को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x² - 1 हो गया, तो एक बार तो x की वैल्यू 0 हो गई, x² - 1 मतलब कि x² = 1, यानी कि x की वैल्यू +-1, और एक 2 है, -1 भी दे ही रखा था, तो ये 4 हो गई। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग उस पर हम देख लेंगे कि कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम आगे पीछे उसको करके एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। नाउ यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिफ फंक्शन। अब ये इसको देख के आपको कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना है, 1 से 3 है,
तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 से 2 पर अलग वैल्यू होती है, 2 से 3 पर अलग वैल्यू होती है। तो ये भी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। हमारे पास 1 से 2 और प्लस 2 से 3 पर 1 से 2 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2 है तो मेरे पास इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 3 है तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमेशा नाम से याद रखो, लेस देन और इक्वल टू x, या तो कम होएगी या फिर इक्वल। इसका एक अलग भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो उसका अपोजिट हो जाता है। उसमें जैसे इसमें लेसर वैल्यू आती है ना, उसमें ग्रेटेस्ट वाली आ जाती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट है तो लेस देन लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट है तो लेस देन लेना, एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बस फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन एक्स कोस एक्स में भी लिमिट्स वो होती है, जैसे साइन एक्स है, मान लो आपको 0 से साइन एक्स मतलब कोस एक्स लो, 0 से पाई दे रखा है, तो आपको पता है कि 0 से 1 पर कोस पॉजिटिव होता है, 0 से पाई बाय 2 पर कोस पॉजिटिव होता है और पाई बाय 2 से पाई पर कोस नेगेटिव होता है ना। मोड कोस एक्स आ जाएगा, तो उस तरीके से करना है। यस, फोर्थ प्रॉपर्टी a टू b f ऑफ x a प्लस b माइनस एक्स। इसमें ज्यादातर हमारे पास जैसे 1 बन रहा होता है तब हमने देखना होता है। ठीक है, a प्लस b माइनस एक्स 0 टू a, इसकी ये भी प्रॉपर्टी है, इसी से निकली गई है। यहाँ पर अगर a की जगह पर मैं 0 कर दूं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी a प्लस b माइनस एक्स। देखोगे तो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास सेम वही चीज बन के आ जाएगी। 0 से पाई बाय 2 ना होकर हो सकता था पाई बाय 6 और पाई बाय 3 दे रखा होता, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाती, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती। पाई 30 से 60 डिग्री तो 90 माइनस एक्स हो जाता ना, दोनों को ऐड करते थे 30 और 60 को। यहाँ पर ऑलरेडी 90 है तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या है, हमने यूज किया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, ये हो गया और ये 1 आ गया, और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। 0 टू पाई बाय 2 सेम वही चीज है, साइन एक्स अपॉन साइन। यहाँ पर रूट भी आ सकते हैं, आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रूट भी आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्या कह रहे हो? कुछ कहा? देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, इसमें कोई डाउट है तो एक बार बताओ मेरे को जल्दी से। है कोई डाउट? नहीं, चले आगे। यस, नेक्स्ट देखो, कोई क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे? ओके, ये वही वाला सेम चीज है, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 30 डिग्री से 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर अब 1 प्लस tan क्यूब आ गया। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे? हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट कर दो साइन कोस में। वही चीज है, सेम डिट्टो वही चीज है। कोट भी आ सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा इधर उधर चीजें होती है, कॉन्सेप्ट वही होता है, राइट। हाँ, ये देखो, अब ये भी होता है, इसमें कई बार पावर होल की पावर n भी दे रखी होती है, बाइनोमियल में है, तो हम प्रॉपर्टी ऐसे तो लगा नहीं सकते। तो हमेशा स्क्वायर जब इनडेफिनिट होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है उसको हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, है ना। इसके अंदर जो भी होता है हम टी स्क्वायर मान लेते हैं और फिर कर लेते हैं। अब डेफिनेट है तो डेफिनेट है तो इसके अंदर तो हमारे पास प्रॉपर्टी है a माइनस एक्स वाली, तो ये तो खाली x बच जाएगा। अगर मैं इसको a माइनस एक्स लगाऊंगी, 3 माइनस एक्स, x को रिप्लेस करेगा तो स्क्वायर रूट x हो गया। तो ये कितना इजी हो जाएगा। मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, पहले नहीं कर सकती थी किसी को भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, देखो, है ना, बन गई ना, तो हो जाएगा इजीली। ओके, नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसमें ना इनडेफिनेट में भी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो याद है किसी को, करवाया है मैंने। इजी होता है लेकिन ध्यान नहीं रहता तुम लोगों को कि कैसे करना है।
1/1 प्लस साइन एक्स हो सकता है, 1/1 माइनस साइन एक्स हो सकता है। तो कैसे करते हैं, इसमें तो ऊपर एक्स आ रहा है। कोई भी बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में बताओ बेटा, आई एम वेटिंग, बताओ। नहीं बताओगे? कोस से डिवाइड कर, रैशनलाइज कर देते हैं उसको। 1/1 प्लस साइन एक्स है ना, तो वो जाता 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर आ जाता डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि कोस स्क्वायर एक्स हो जाता है वो। तो 1 कोस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स बन जाता है वो। ठीक है, ओके चलो इसको देखो। अब इस पे प्रॉपर्टी लगे, ऊपर x आ रहा है तो दैट मींस ध्यान रखना प्रॉपर्टी लगेगी पाई माइनस एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर पाई बन जाएगा। और फिर वही वाली चीज, पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, x को तो बाहर निकाल नहीं सकते। उसके बाद ये वही वाली पार्ट जो मैंने अभी अभी बताया आपको, रैशनलाइज किया, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बन गया, और फिर अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना? क्लियर है? बस x को क्या किया हमने, x को हटा दिया प्रॉपर्टी लगा के, x एक्स्ट्रा आ रहा था बिकॉज। ओके अच्छा, यहाँ तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रखी है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर 0 to 2a है f of x dx है, तो ये हमारे पास होता है 0 to a f of x dx प्लस 0 to f of 2a माइनस x हो जाता है। ठीक है, अब इसकी दो चीजें, एक्चुअल में प्रॉपर्टी ये है, अब अगर इसकी वैल्यू हमारे पास f of x के इक्वल आ जाती है, तो दोनों चीजें सेम सेम चीजें ऐड होकर डबल बना देंगी, है ना? और अगर ये वाला माइनस f of x के इक्वल आ जाता है, तो दैट मीन्स वो क्या लग जाएगा, 0, सेम सेम चीजें सब्ट्रैक्ट होकर 0 बना देंगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो, हमारे पास जैसे पाई कोस में ज्यादातर यूज हो जाती है ये। अच्छा, ये हमारे पास एक हिसाब से स्टैंडर्ड ही है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप इसको याद रखो। इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू, ये आप लोगों को तो मैंने अभी पीछे भी करवाया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी लास्ट क्लास ली है ना, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एज अ स्टैंडर्ड भी लिखवाया था, याद है कि log ऑफ साइन एक्स का क्या आएगा आंसर, log ऑफ कोस एक्स का क्या आएगा। हाँ, log ऑफ साइन एक्स है 0 to π/2, इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये वाला बचता है माइनस π/2 log 2। कोस का भी लिखवाया था, कोस का भी यही होता है, हाँ हमारे पास कोस का भी यही आएगा, ये आ जाए, या फिर 0 to π/2 log ऑफ मोड कोस एक्स आ जाए, तो भी हमारे पास माइनस π/2 log 2 आएगा। और भी कुछ लिखवाया था। अच्छा, अगर इसमें सीकेंट या कोसिकेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, है ना? कोसिकेंट और सीकेंट में खाली π/2, अगर आपके पास आ रहा है 0 से π/2 log ऑफ secant x dx equals to 0 to π/2 log of cosecant x dx, इसकी वैल्यू होगी π/2 log 2। ठीक है, एज अ स्टैंडर्ड याद रखो। यस, ये है 0 to π/4 है इसमें, अब ध्यान रखना 0 to π/4 1 प्लस tan x, इसको भी एज अ स्टैंडर्ड याद रखो। π/8 log 2 होता है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज अ स्टैंडर्ड आपको, ताकि फटाफट से आप देखो उस क्वेश्चन को और पुट कर दो। log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स वाला भी लिखवाया हुआ है मैंने तुम्हें, है ना? काफी सारे लिखवाए हुए। चलो चले आगे करें। ओके, नेक्स्ट -a to a, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, और जो हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स थी, और जो स्प्लिटिंग वाली है, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। -a to a f of x dx डबल ऑफ, इसके भी दो कंडीशंस हैं, f of x इवन है, इवन फंक्शन ये होता है, तो इवन फंक्शन है तो दैट मीन्स डबल हो जाएगा, और अगर ओड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर -π से π ले रखा है, साइन, ये ध्यान रखना यहाँ दोनों सेम वैल्यूज होनी चाहिए, बस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए। साइन एक्स dx, और साइन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन है ओड है, ओड फंक्शन है। कोस एक्स कैसा फंक्शन है, खाली कोस एक्स,
इवन है क्योंकि कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ऑड फंक्शन है तो सीधा सा 0। लेकिन इसी का अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स कर दिया तो स्क्वायर एक्स तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो डबल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का, डबल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, थैंक गॉड आपको याद है। साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कोस 2x बाय 2 कन्वर्ट करके देन फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, है ना। 3 आइडेंटिटीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, 1 माइनस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x और साइन 2x। तो ये 0 हो गया। पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, हमारे पास साइन एक्स होता है। ये कुछ ओके 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स है ना, तो ये कह रहे हैं कि डबल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज साइन पाई माइनस मतलब ये 2a वाली जो प्रॉपर्टी थी, 2a वाली प्रॉपर्टी, तो पाई माइनस एक्स क्या होएगा, हमारे पास साइन एक्स ही होता है। अगर यहाँ पर 0 से पाई दे रखा है तो इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पर ये इसलिए लगा हुआ है कि सिर्फ साइन एक्स ही है, सिर्फ साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है। यहाँ 0 टू पाई दे रखा है, यहाँ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है। 0 से पाई दे रखा है। वैसे ये प्रॉपर्टीज ना 6th नहीं है, अगर आप बुक में उसमें चेक करोगे ना तो ये आगे 7th 8th प्रॉपर्टीज जाती है, बट हमने अभी उसी में मिक्स कर दिया है सो दैट कि फटाफट हो जाए कि वो वहीं से आया है, कुछ अलग नहीं है ज्यादा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 0 टू पाई है, बस इसका डिफरेंस है। 0 टू पाई है तो हमारे पास ये वाली 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। और ये है माइनस a टू a है तो हमारे पास जो अभी वाली प्रॉपर्टी लास्ट की इवन ऑड वाली, हाँ वो लगेगी। यस अब यहाँ पर देखो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन 7x है, 7 है, साफ पता चल रहा है ऑड फंक्शन है, ठीक है। 0 कोस 5 है। अभी इधर क्या किया है, देखो कोस 5 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। कोस पॉजिटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हुआ 0 टू पाई कोस। अब इसमें ये नहीं देखना आपको कि भाई ये तो हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन नहीं देखोगे, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ सेम सेम नहीं है जो हम इवन और ऑड का देखेंगे, यहाँ पर अब 2a वाला देखेंगे, उससे पहले वाली प्रॉपर्टी 2a माइनस एक्स, ठीक है। 2 पाई माइनस एक्स क्या है, कोस एक्स होएगा 4th क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डबल ऑफ 0 टू पाई, ये 2 पाई से पाई हो जाएगा। ध्यान रखो ये दोनों चीजों को, ठीक है, साथ साथ इसीलिए किए गए हैं ये देख लेना। कोस और सीकेंड में हमारे पास खाली माइनस का साइन हट जाता है, बाकी सब में आगे आ जाता है ये। और देख लो इसको भी वैसे रखना चाहो तो एज अ स्टैंडर्ड आप याद रख सकते हो 0 टू पाई बाय 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x 1 बाय 40 log ऑफ 9x log ऑफ 9 है ना। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना साइन एक्स माइनस कोस एक्स को t पुट कर लो, डेरिवेटिव करो, ये आ जाएगा और फिर इसमें t में पुट कर देना है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है, लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं, इसको ध्यान रखना। ये हमारे पास सिंपल सा ये बन जाएगा और फिर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाकर देन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर तो खैर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली टी वाली और कांस्टेंट वाली है जो दो वाली हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलेज हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 over 2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसमें c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट कर रहे हैं हम, ठीक है। देन ये इसमें हमारे पास कौन सा आ गया, इंटीग्रेशन का आ गया है ना, इंटीग्रेशन का आ गया है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का आ गया है। ये देख लेना 90 प्लस थीटा है तो 90 वाले में चेंज हो जाता है ना। और किसी का डाउट था तो शायद इसलिए करवा दिया था यहाँ पर, तो 90
के मल्टीपल्स 90 π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन पर हमारे पास साइन कोस ये सब चेंज हो जाते हैं और बाकी सब में नहीं होते। और क्वाड्रेंट का प्लस माइनस साइन तो हम इससे देखते ही हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। नेक्स्ट 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर होल की पावर 1/3 x की पावर 4 है। यहाँ से हमने क्या किया है, एक्स क्यूब को कॉमन लिया, एक्स क्यूब यहाँ से अंदर से कॉमन आया और इसकी पावर 1/3 भी आएगी, यानी कि यहाँ से एक्स क्यूब गया तो ये 1/x² बचा, यहाँ पर 1 बचा, लेकिन पूरा बाहर आया तो इसकी पावर 1/3 है, तो ये x तक 1 नहीं बचेगा, इसीलिए यहाँ पर नीचे एक्स क्यूब बन रहा है। अब आप देखोगे तो इसको जब आप t मानोगे तो ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है ना, 1/x² का इंटीग्रेशन -2/x³ हो जाएगा ना, है ना। तो कॉन्स्टेंट्स को इधर उधर ले जाकर और ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ये वाला, ये जो अभी आपको पीछे भी बताया था, चाहे तो आप a to b वाली प्रॉपर्टी लगा, इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, वैसे प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, x + t को आपको t² लेना पड़ेगा और फिर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 to 2 होता तो हमारे पास वो वाली प्रॉपर्टी लग जाती a - x वाली, है ना। यस, दैट्स इट फॉर डेफिनेट, है ना। तो yes, so we are starting differential equation now. Let's start. First of all, introduction. Differential equation है क्या? Differential equation is an equation that consists of dependent variable, independent variable and differential coefficient of different dependent variable. Differential coefficient मतलब कि derivative of dependent variable with respect to independent variable, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो है क्या, इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मतलब कि ये डेरिवेटिव्स वाले फॉर्म में, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जैसे अगर dy/dx है या फिर y = x की फॉर्म में दे रखा है, तो इस केस में जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए dy/dx, आप चीजें याद रखो कि एक x होता है, एक y होता है, एक dy/dx वाली टर्म होती है ना। तो dy/dx का मतलब ही पता चल जाएगा कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। अगर dx/dy है तो दैट मीन्स उल्टा हो जाएंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है, ये इस टाइप की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। नाउ वी हैव ऑर्डर एंड डिग्री, इसको ध्यान रखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री हमारे पास पूछा जाता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सिंपल y है, तो हमारे पास इसका डिग्री क्या, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर का है। अगर यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का होता तो 3 हो जाता, ठीक है। ध्यान रखना ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो भी उसकी पावर, जैसे यहाँ पर d2y/dx क्लियर है, ऑर्डर 2 था ना, इसकी पावर देखनी है, 5 नहीं आएगी डिग्री, डिग्री क्या आएगी 1, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज द डिग्री, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, मतलब कि नेगेटिव पॉलिनोमियल में होना चाहिए, नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शनल में पावर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स में होनी चाहिए पावर्स, ठीक है, ना तो फ्रैक्शन में हो सकते थे। अगर मैं कह दूं कि डिवाइड में x आ रहा है, ठीक है, डिवाइड में x नहीं होना चाहिए हमारे पास, डिवाइड में नहीं, मतलब x की पावर -1 हो गई ना, dy/dx की पावर -1 हो गई, तो वो नहीं होएगी हमारे पास, उस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अगर dy/dx की पावर -1 में आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास जैसे e की पावर dy/dx, साइन की पावर dy/dx, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि sin x पॉलिनोमियल नहीं है, sin x इज नॉट पॉलिनोमियल ना, पता है ना, हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज होती है ये, e की पावर x, sin x, cos x, tan x, तो ये हमारे पास इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होएगी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं,
5d2y/dx² की पावर 5 माइनस x dy/dx की पावर 7 प्लस 2y। यहाँ पर क्या हो जाएगा इस केस में, ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 और इसकी पावर कितनी है 5, तो पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं 2d2y/dx²। ये देखो जरा इधर, मैं खड़ी हो जाती हूँ, ऐसा तो छुपेगा नहीं है ना। चलो ये देखो 2d2y/dx², बताओ इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास 2 और डिग्री 1, क्योंकि इसकी पावर देखेंगे। इधर ऑर्डर कितना है 3 है, 3, ये 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 3 और डिग्री क्या हो जाएगी 4 होएगी 2 होएगी, ये वाली होएगी। ये मत कहना कि बड़ी पावर तो ये है, हम ऑर्डर की देखेंगे पावर। और ये तो हमारे पास ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। अच्छा कई बार ना ऐसा भी होता है बेटा कि हमें लग रहा होता है कि डिग्री नॉट डिफाइंड है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है dy/dx का स्क्वायर प्लस 2/dy/dx। अब ये है, अब अगर dy/dx तो नीचे है तो ये तो हमारे पास डिग्री नॉट डिफाइंड होनी चाहिए। ऑर्डर क्या है इसका 1 है, तो डिग्री देखो क्या मैं इसको सही बना सकती हूँ, मैंने dy/dx इसका एलसीएम लिया, ये इधर चला गया dy/dx का होल क्यूब हो गया प्लस में 2 इक्वल्स टू 1 हो गया, 1 है ना। हाँ अब ये इधर चला गया, अब देखो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लग रही, लग रही है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है। तो दैट मीन्स हमारे पास अब डिग्री कितनी आ गई है, नॉट डिफाइंड लग रही थी और कितनी आ गई 3 आ गई है डिग्री, है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ सकता है। ये वाला है, देखते ही कह दो कि यहाँ पर तो फ्रैक्शन में है डिग्री, यहाँ पर 1/2 है पावर, ऑर्डर तो बता ही दोगे सेकंड ऑर्डर की है। लेकिन यहाँ पे देखो इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसका मतलब होता है पावर 1/3, चाहे तो पावर 6 रेस्ट कर दो या फिर इधर पावर 1/3 है इधर 3 हो जाएगी, इधर 1/2 है इधर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर होल क्यूब खुल जाएगा, है ना, तो अब ऑर्डर क्या हो गया इसका 2, इधर का तो देखना ही नहीं है, फिर खोलने की जरूरत ही नहीं है। और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री भी 2 हो गई। प्रॉब्लम क्लियर? ओके, नाउ ये है हमारे पास ऑर्डर कितना है 5, डिग्री नॉट डिफाइंड, बिकॉज ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ, तो ऑर्डर डिग्री हो गया, ऑर्डर डिग्री में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशियल में से आए तो। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड एसेंशियल कांस्टेंट्स, यहाँ पर कांस्टेंट जैसे लिखा हुआ है जिसकी कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड होता है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो लगते हैं वेरिएबल है लेकिन होते वो कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल को नॉर्मली कहते हैं ना कि एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं, अल्फाबेट्स में होते हैं, लेकिन आर्बिट्ररी को कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट ही हो, ऐसे कांस्टेंट को हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। एसेंशियल कांस्टेंट्स, अ सेट ऑफ कांस्टेंट्स is called essential if they can't be replaced by a smaller number of constants। ये आप सिंपल सा y is equals to फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, y is equals to e की पावर x प्लस में 1, dy/dx किया इक्वल्स टू e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव किया e की पावर x, दोनों इक्वल आ गए, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये है y is equals to √1 plus x square। ठीक है, इसके ये वाले क्वेश्चन जो है इसमें आपको गिवन होगा समटाइम्स कि समटाइम्स क्या गिवन होगा आपको, हाँ कि ये प्रूव करो कि देखो कि ये इसका है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं दे रखा तो आप सिंपल क्या करोगे, आप ये देखोगे कि कितने कांस्टेंट दे रखे हैं तो उतना ही डेरिवेटिव करोगे, ज्यादा नहीं करोगे। जैसे इसके अंदर कांस्टेंट एक ही दे रखा है तो मैं एक ही बार डेरिवेटिव करूंगी, क्या आएगा मेरे पास y डैश इक्वल्स टू e की पावर x आ गया। अब मैं यहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकाल सकती हूँ y माइनस 1, तो y डैश इक्वल्स टू y माइनस 1, तो ये भी बन सकती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर है जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो y इज इक्वल्स टू ए x, ठीक है, इसके लिए ये दे रखा है कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, है ना। तो इस केस में क्या है
y डैश करूंगी तो a आ गया। अब मैं डायरेक्टली a की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पर, दैट्स इट, क्योंकि इसके अंदर a की कांस्टेंट था a, तो मेरे को a की वैल्यू डेरिवेटिव करना है, राइट। ये वाला भी इसी तरह देख लेना, y डैश किया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर निकाल लिया है। देन इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की है अगर, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन विल बी 1। दो टाइप के सॉल्यूशन निकलते हैं, जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब कि आपको इंटीग्रेट करने के बाद, सॉल्यूशन मतलब कि इंटीग्रेशन के बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx वाली, जनरल सॉल्यूशन y वाली, जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जो हमने किया है वो जनरल सॉल्यूशन ही किया है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में नॉर्मली जो अभी हमने किया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालनी होती है। पर्टिकुलर में c की वैल्यू एक पुट करनी होती है, ठीक है। तो ये देखो एक बार, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही होगा, ठीक है। फिर जनरल सॉल्यूशन में सेकंड ऑर्डर की है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 होंगे, थर्ड ऑर्डर की है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर देन द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दिया उसने, जनरल को पर्टिकुलर से रिप्लेस कर दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात हो रही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, अभी क्या है ना, कांस्टेंट्स और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे ABCD इस तरीके से, ठीक है, ABCD, तो ये जितने होंगे उतने ही ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जनरल सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी नहीं होता, एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है। नाउ उसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की वैल्यू जो कांस्टेंट होएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू फिक्स्ड दे रखी होगी, 2 3 इस टाइप से पुट कर रखी होगी, तो दैट मींस वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है अगर ऐसा है तो, ठीक है। ध्यान रखना कि कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और कौन सा जनरल सॉल्यूशन है। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं आपके, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना। हमने दो सॉल्यूशन, दो टाइप के होते हैं, मेथड्स हैं कैसे निकाल सकते हैं हम सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन मेथड्स करने हैं हमें, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, एक साइड x को ले जाओ, एक साइड हमेशा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सेकंड ऑर्डर के को नहीं करेंगे। ये सिंपल सा दे रखा है, dy बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos y, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। एक साइड पर पूरा का पूरा y, एक साइड पर पूरा का पूरा x, 1 का इंटीग्रेशन y, cos y का इंटीग्रेशन sin y, एक साइड पर c लगा दो, मर्जी है यहां लगाओ या यहां लगाओ, हाँ इंटीग्रेशन करना है। वेरिएबल सेपरेट करके, मतलब x वाले टर्म्स को एक तरफ, ये ध्यान रखना dx न्यूमरेटर में रहना चाहिए, dy न्यूमरेटर में रहना चाहिए, ठीक है। x को एक तरफ, y को एक तरफ, एंड देन इंटीग्रेशन, वो सॉल्यूशन आ गया। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, देखो मेंशन कर रखा है जनरल सॉल्यूशन है, c आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, ऐसे ये दे रखा है, x x c है दोनों साइड, मैंने पहले वो फॉर्मूला लगा लिया, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया और ये आ गया, ये भी जनरल सॉल्यूशन है ना, हो जाएगा ना। सिंपल इंटीग्रेशन आपका यहाँ भी कवर हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये है, हाँ अब देखो इसके अंदर वेरिएबल अब x माइनस y, अब पहले वाले में तो x और y को हम एक तरफ ले जा रहे थे, x को एक तरफ ले गए, y को एक तरफ, बट इफ की अगर ना हो रहे हो
नहीं हो रहे होंगे तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हमें कुछ पुट करना चाहिए। यहाँ पर भी मेरे पास x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है, तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई को t पुट कर दिया। फिर मेरे को dy बाई डी एक्स, अगर मैं यहाँ पर t पुट कर रही हूँ तो मेरे को यहाँ भी तो dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए ना, अगर मैं y यहाँ से खत्म कर रही हूँ तो यहाँ से भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ से dt बाई डी एक्स आ गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई, ये इधर गया, ये इधर गया, 1 माइनस dt बाई डी एक्स यहाँ पर पुट कर दिया, 1 माइनस dt बाई डी एक्स, t माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ऊपर और नीचे हमारे पास सेम डिग्री हो, हमें तो इंटीग्रेट करना है ना। अब देख लो, पहले तो माइनस हो रहे हैं तो नहीं हो रहे, कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे ना, यहाँ 1 माइनस टी है, यहाँ दोनों में माइनस का साइन है, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे, ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम है, यहाँ पर 1 1 है, तो पहले तो हम ये बनाते हैं कि क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि सेम आ जाए, ठीक है, सेम हो जाए ऊपर नीचे। तो मैंने यहाँ पर अभी क्या किया है, यहाँ पर मैंने माइनस को कॉमन लिया है, क्या किया ये, अच्छा ये वाली पूरी की पूरी टर्म अभी इधर आई है, dt बाई डी एक्स इधर गया है, ये पूरी टर्म इधर आकर माइनस, ये dt बाई डी एक्स इधर चला गया। अब इसके बाद ये माइनस है, माइनस यहाँ से कॉमन गया, यहाँ प्लस हो गया, और फिर ले लिया इसका एलसीएम 1 प्लस टी, 1 प्लस टी का एलसीएम लिया है, ये कैंसिल आउट हो रहा है भाई, यहाँ भी 2t अपॉन t प्लस 1 आ रहा है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है। अब वही बात है हमारे पास, इधर dt है ऊपर तो ये इधर जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल जैसे पहले किया, dt वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ, तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट बन गई, t प्लस 1 अपॉन टी बन गया। बस अब तो ये सेपरेट करके और इजीली हो जाएगा, है ना। मतलब ये थोड़ा सा अभी आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मैं इसको टी पुट कर दूं, तो आपको वेरिएबल सेपरेबल कोई बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, अभी लग रहा है छोटे छोटे में आएगा, आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, है ना, बट आपको स्पीड तो रखनी ही है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आई डोंट थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। बस आप एक चीज का ध्यान रखो, इसके अंदर आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये देखना है कि जितनी भी टर्म्स हैं उनकी टोटल डिग्री कितनी बन रही है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, नीचे भी 2 ही होनी चाहिए, मतलब जितनी ऊपर अलग अलग टर्म्स की बन रही है ना, उतनी ही नीचे भी होनी चाहिए। 3 कैसे है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, x की 1 y की 1, टोटल कितनी हो गई 2, इसकी भी 2, सबकी सेम ही तो है, हर टर्म की सेम होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसका पूरा वो मेथड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर dy बाई डी एक्स वाली टर्म बन रही है, वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तब हम y को v बाई एक्स पुट करते हैं, या फिर ये भी कह सकता है कि अगर y बाई एक्स dy बाई डी एक्स या फिर y बाई एक्स वाली टर्म पुट बन रही हो तो हमेशा y को vx पुट करते हैं या y बाई एक्स को v पुट करते हैं, और dy बाई डी एक्स ये हो जाता है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, लेबनिज रूल भी बोलते हैं प्रोडक्ट रूल को। डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस अगर dx बाई dy वाली टर्म है, या फिर ये कह रखा हो कि e की पावर में x बाई y वाली टर्म्स दे रखी हैं, तो हम x को vy पुट करते हैं, मतलब इसी को v पुट करते हैं, फिर x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बस फिर उसके बाद तो अगर करना भी होगा, वैसे इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, इतना ये चीज देख लो, आपको पता होना चाहिए क्या चीजें पुट करते हैं, उसके बाद तो सिंपल पुट करके वेरिएबल सेपरेबल है वही सेम चीज। ये क्वेश्चन करके दिखा रखा है एक, यस ये देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी ओवर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, ये वाली टर्म अगर दे रखी है, यहां से इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, यहाँ पर x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई हो गया, अब x प्लस वाई को t पुट कर लिया, वही पिछली बार की तरह वाला क्वेश्चन आ गया, है ना।
इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसमें भी कवर हो रहा है, जिसको भी थोड़ा सा ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इजीली भी हो जाते हो, जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इफ दो टाइप की होती हैं लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डर। हाँ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो ये वाली फॉर्म हो सकती है। अगर ये फॉर्म है तो आपको ये पता होना चाहिए जो p और q होते हैं ना, वो x के फंक्शन होते हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, तो p और q x के फंक्शंस होंगे, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जैसे ये है। अब इसमें बताओ मेरे को p की वैल्यू क्या है बेटा, -2, और q की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। अब इसका पूछ सकता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, बताना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन -2 dx, यानी कि e की पावर -2x, दैट्स इट, सिंपल है ना, कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है इसके अंदर। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ये ध्यान रखना, अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दे रखा है तो इंटीग्रेशन ऑलवेज x के रिस्पेक्ट में होगा, यहां y आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर अब मेरे को इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, इसके सॉल्यूशन निकालना है, तो मेरे पास क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन y इंटू e रेज टू द पावर -2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू e की पावर -2x dx प्लस c। अब मेरे को इस पे आइलेट लगाना पड़ेगा, है ना। अब आती है दूसरी वाली फॉर्म, इसमें है y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q, उल्टा हो रहा है सब चीजें, पहले p और q x के फंक्शंस थे, अब p और q y के फंक्शन में, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x की जगह पर y रिप्लेस हो जाएगा, x और y के रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस में c। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते, एक आधा, क्योंकि ये आ सकता है, हाँ ये है ही, एक बार देख लो, dy by dx minus 2xy is equals to x स्क्वायर, पेपर देख आया है तुम्हें, पेपर देख आया है IMUCT का, तो कह रहा है ना ये आएगा, ये नहीं आएगा, है ना। dy by dx माइनस, देखो यहाँ पर dy by dx है -2xy इक्वल्स टू x स्क्वायर है, इसको इसी से कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू -2x आ गई है, q की वैल्यू x स्क्वायर आ गई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर -2x का हो जाएगा, और फिर ये इस तरीके से। अब इसका ये जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से निकल जाए, सिंपल है ना। हाँ क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -dx बाई dy, ये तो हमने उसमें भी किया है ना ये तो हमने, क्या पूछना है बताओ, बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो क्या पूछना है। अच्छा, कई बार ना आपको पता नहीं चलता कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, वेरिएबल सेपरेबल से होगा, या कुछ पुट करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। अब आपको अगर ये इस तरीके से दे रखे है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले तो काम हमारा क्या होगा, dy बाई dx निकालना। जब भी आपको कहे कि सोल्व करो, सॉल्यूशन निकालो इसका, तो हम पहले इस पे dy बाई dx निकालेंगे।
अब आपको पता चल रहा है मैं अगर इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो मेरे पास तो सेपरेट हुए ही नहीं वेरिएबल, नहीं हुए ना। अब हमने उधर होमोजीनियस में क्या किया था, कुछ पुट करने वाला भी ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर होमोजीनियस में हमने क्या किया था, ऊपर यहाँ डिग्री यहाँ सेम सेम होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो क्या करेंगे, dx बाई, अब अगर तो ये यहाँ पर सेपरेट हो रहे होते तब तो हम सेपरेट कर लेते हैं। अब मैंने इसका उल्टा, मेरे को सेपरेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, मैंने इसका रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल, तो मेरे पास dy बाई dx और ऐसे बन गई। अब अगर मैं इसको सेपरेट कर लूं x बाय वाई प्लस 2y स्क्वायर बाय वाई, तो मेरे पास, और मैं इसको इधर ले जाऊं dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q वाली फॉर्म बन रही है। और p और q, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1 बाय वाई और q की वैल्यू हो जाएगी 2y। ठीक है, बस फिर उसके बाद मेरे को वही वाला फॉर्मूला लगाकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लेना है ना। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट भी वही चीज है। अच्छा एक चीज हाँ ये रह गई बतानी कि हमने फॉर्म तो कर ली, लेकिन आपको ये देखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलवेज dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। dy बाय dx का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। अब जैसे इसमें 1 नहीं है तो मैंने इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया पूरे को, मेरे पास इस तरीके की बन गई है। और फिर मेरे पास dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो गया, p और q निकल गया, और बस इस तरीके से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, p आ गया तो q आ गया, सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, हाँ एक लास्ट चीज देख लो, ये फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक हम जनरल सॉल्यूशन कर रहे थे, अब इसने कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। ये इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू 0 बोल रहा है जब x की वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे, इसका क्या कह रहे हो, जैसे ये पिछले वाला क्वेश्चन ही है शायद, नहीं ओके वैसे यहाँ पर दे रहे थे, एक मिनट देख लो, जैसे मान लो हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, यहाँ पर प्लस का c दे रखा था और हमने x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी और वहां से मेरी c की वैल्यू आ जाएगी। और फिर मेरे को इसके अंदर वापस, मतलब जैसे मेरे पास ये आया मान लीजिए मेरे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है जनरल सॉल्यूशन, मेरे को पर्टिकुलर निकालना है और आपको दे दिया कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो मैं क्या करूंगी इसके अंदर पुट कर दूंगी दोनों वैल्यूज x और y की, और वहां से मेरी क्या निकल जाएगी c की वैल्यू। x की वैल्यू 1 पुट करी, यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर 4 2 8 प्लस में 2c, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 बाई 2c, c की वैल्यू आ गई -7 बाई 2। तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो रहेगा, दैट विल बी x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर -7 बाई 2y, दैट्स इट। हाँ ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, बस जनरल सॉल्यूशन आ गया तो पर्टिकुलर भी निकल जाएगा, बस x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देनी है, दैट्स इट। बेटा वही तो बोला, उसमें जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे और जनरल सॉल्यूशन में एक फिक्स्ड वैल्यू होगी कांस्टेंट की, जैसे यहाँ पर -7 बाई 2 इस तरीके से दे रखा है, ये आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर ये c आ रहा है ना। ओके दैट्स इट फॉर द डे, ऑल द बेस्ट, है ना, बाय बाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सो now we are starting probability, let's start. First of all term is random experiment. So what is random experiment? Outcomes and sample space. Just see random experiment. If an experiment when repeated under identical conditions do not produce the same outcome, then such an experiment is called random experiment. Means जैसे मान लीजिए, मतलब कुछ भी जैसे डाई को थ्रो करते हैं, है ना, तो हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। और कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दिस इज सिंपली अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज आउटकम, रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, जो भी इवेंट हुआ
तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, आउटकम। जैसे मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, तो दैट इज एन आउटकम, वो हमारे पास क्या है, एक आउटकम है। क्लियर? नाउ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, उन सबका जो सेट होगा, उन सबका जो सेट है दैट इज द सैंपल स्पेस। जैसे मैंने यहां पर लिखा अ डाइस इज थ्रोन, राइट? तो सैंपल स्पेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, हेड और टेल आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दो कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, यस टेल मी, सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा मेरे पास, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। सो दिस इज सैंपल स्पेस, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इवेंट एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया है ना। नाउ टाइप ऑफ इवेंट्स, सिंपल इवेंट, हमारे पास एक सिंपल इवेंट क्या है, इवेंट दैट हैज अ सिंगल आउटकम, एक ही आउटकम आए, ऐसा सैंपल स्पेस, ऐसा इवेंट, सॉरी, कि हमारे पास ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट, जिसमें हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा आउटकम्स आए, राइट? जैसे मान लीजिए कि मैंने कंडीशन लगा दी आपके पास दोनों हेड आने चाहिए, ठीक है, दोनों हेड आने चाहिए। तो कॉइन को, जब मैंने दो कॉइन को टॉस किया है या एक कॉइन को दो बार टॉस किया है तो दो हेड आए, तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, क्या आएगा उसमें, एच एच आएगा। तो दैट वुड बी दी सिंपल इवेंट, ठीक है। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि एक हेड आए एक टेल आए, तो दैट मीन्स उस ऐसे इवेंट में मेरे पास कितने आउटकम्स बनेंगे, एच टी भी हो सकता है और टी एच भी हो सकता है। तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इवेंट, राइट? नाउ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब कि जिसका पता हो कि ये यही होगा। जैसे टुमारो इज फ्राइडे, है ना, अगर आज थर्सडे है कल फ्राइडे है, तो दिस इज अ श्योर इवेंट, ठीक है। जिस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, राइट, विच इज श्योर टू हैपन। शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है यहाँ पर, फटाफट से करेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे अगर आज थर्सडे है और मैं ये कहूं कि टुमारो इज संडे, इज इट पॉसिबल? नो। तो दैट इज, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो PE इज इक्वल टू 0 विच कांट हैपन। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं इवेंट्स के लिए। अ डाइस इज रोल्ड, और इसके अंदर E एक हमारे पास दे रखा है इवेंट, जिसके अंदर डाई शोज 4, डाई शोज 4। इस पे कह रहा है कि 4 शो कर रहा है, यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा, 4 शो हो रहा है। और F एक इवेंट है जिसमें डाइस जो है वो शो कर रही है इवन नंबर, ठीक है। तो 4 आ रहा है, एक डाई को रोल किया गया है, E इवेंट है। हमें ये पूछा गया है क्या E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। एक वो हो गई क्या, ओके, यहाँ देखो बेटा, पहले ये देख लो, ठीक है, डेफिनेशन, वो शायद आगे पीछे हो गया है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखो, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आंसर था ना, उसमें था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, 2 इवेंट्स A and B आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। अगर दो इवेंट्स का यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आ जाता है तो दैट मीन्स ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका, कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका एग्जॉस्टिव इवेंट्स का? जैसे अब एक डाइस का ही ले लो, सिंपल सा एग्जांपल, इवन नंबर आया, एक इवेंट ले लिया, ओड नंबर आया, ठीक है। ई मैंने एक इवेंट लिया जिसमें इवन नंबर्स आ रहे हैं, और एफ एक इवेंट लिया जिसमें ओड नंबर्स आ रहे हैं। तो इवन नंबर 2 4 6, ओड नंबर्स 1 3 5, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस बन जाएगा ना। एक डाई को रोल करने पर सैंपल स्पेस में वही होगा। तो हमारे पास वो एग्जांपल किसका हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन 5 है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। सेम म्यूचुअल एग्जॉस्टिव वाला जो हमने एग्जांपल लिया है ना, उसमें भी क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों में हम इंटरसेक्शन करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल है जो दोनों के लिए यूज हो रहा है, राइट।
यहाँ पर लिखा हुआ है 2A and B are mutually exclusive if they are disjoint. Disjoint का मतलब क्या है? अलग अलग हो, बिल्कुल ही कुछ भी कॉमन नहीं है. Equally likely events, events that have same probability of occurrence, जैसे equally likely events, हर किसी की सेम प्रोबेबिलिटी हो. मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. अनबाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन और अनबाइज्ड कॉइन में डिफरेंस है. अनबाइज्ड मतलब एक साइड पर हेड ही है, एक साइड पर टेल ही है. ठीक है, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी 1/2. बाइज्ड कॉइन का मतलब क्या हो गया? क्या बाइज्ड कॉइन इक्वली लाइकली इवेंट्स बना सकता है? नहीं बना सकता. बाइज्ड कॉइन में हो सकता है कि दोनों साइड हेड है, या फिर हो सकता है दोनों साइड टेल है. ठीक है, तो वो हमारे पास बाइज्ड होता है. ऐसे ही अगर दोनों में प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, है ना, अनबाइज्ड डाई में, कॉइन में, और अनबाइज्ड डाई में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ही होगा, है ना. ऐसा नहीं है कि दो फेसेस पर 2 आ रखा है या दो फेसेस पर 4 आ रखा है. तो ये एग्जाम्पल किस चीज का हो सकता है? दिस इज काइंड ऑफ बाइज्ड डाई. ठीक है, तो अनबाइज्ड डाई में सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6. 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की, 4 आने की, सबकी 1/6 होगी. तो ये कैसे इवेंट्स हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं. क्लियर है ये बात? ओके, नाउ इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अब एक बार ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, है ना. वही वाला है, अ डाई इज रोल्ड. ई ऐसा है जिसके अंदर एक ऐसा इवेंट है जिसमें 4 आ रहा है, एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें इवन नंबर आ रहा है. तो पूछा गया है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे? ई में 4 आ रहा है, एफ में 2 4 6 आ रहा है. क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 4 है. ठीक है, ना तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड ना ही एग्जॉस्टिव. बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल ये जो दोनों हैं, इवन और ओड नंबर वाला, एक डाई को जब रोल किया गया है. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी. इवेंट्स हो गया. प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखो क्या है. ये तो पता ही होगा, है ना सभी को. अ प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट सम इवेंट विल हैपन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. 7th 8th क्लास से करते हुए आ रहे हो. इस फॉर्म में देख लो, नंबर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनई मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई divided by number of outcomes in sample space, right? Probability of E plus probability of not E equals to 1. मतलब इवेंट हुआ, वो पर्टिकुलर एक इवेंट हुआ और वो नहीं हुआ, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? 0 से 1 के बीच में. 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की, और 1 किसकी होती है? श्योर इवेंट की. और इन्हीं के बीच में आते. कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती या फिर 1 से बड़ी नहीं हो सकती. ठीक है, 1/4 1/5 इस तरीके से. डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा. हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, परसेंटेज में हो सकती है? नहीं हो सकती. यस, टेल मी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन बताओ, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है? अगर मैं कहूं 76%, क्या ये किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हो सकती है. दिस इज 0.76. 76% मतलब 0.76. तो परसेंटेज में हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. यस, उसके बाद है हमारे पास odds in favor and odds in against. क्या हो गया? Ratio of number of ways the event can happen to the number of ways event can not happen. Odds in favors क्या है? Ratio of number of ways that the event can happen to the number of ways event can not happen. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूले से, number of successes divided by number of failures. ठीक है, ये फॉर्मूला से भी आप याद कर सकते हो. अदरवाइज ये odds against क्या है? Ratio of number of ways that the event cannot happen to the number of ways event can happen. अब उल्टा हो गया, odds in against. Number of failures ऊपर आ जाएगा और number of successors चल जाएगा. यहाँ पर ऊपर सिंपल A का है आउटकम्स और यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट के, इसका अपोजिट हो जाएगा.
right? Coming to the next examples, if a coin is tossed one time, then ये सिंपल दे रखा है, S में हमारे पास HT आएगा, 2 raised to the 1, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 बनेंगे। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो ये आउटकम्स बनेंगे 2 raised to the 2। ऐसे ही कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 raised to the 3, 8। ऐसे ही 4 टाइम्स किया गया, 2 raised to the 4। ठीक है, यस, 2 की पावर में आता जाएगा। ये हमारे पास आउटकम्स हैं, ये तो बना लेंगे आप, है ना। नाउ अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि नॉट, अगर ई है तो दैट मीन्स नॉट ई, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है जो भी हमने पीछे किया है, ई प्लस ई नॉट, नॉट ई इज इक्वल टू 1, तो नॉट ई निकाल लेंगे। नॉट ई को हम ई कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते, ऐसे बार सा भी आ सकता है और ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट सा भी आ सकता है, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस पीई। क्लियर है ना ये बात? तो ओके, नाउ यूनियन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर वैसे इवेंट की बात हो रखी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, खाली ई, नॉट ई मतलब ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट, इवेंट की बात हो रखी है। नाउ यूनियन ऑफ इवेंट्स इज ए यूनियन बी, या तो आपको ए यूनियन बी बोलेगा या फिर ए और बी बोलेगा, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी बोलेगा। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट भी बोल सकता है आपको, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसी की कैसे निकालेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, लेकिन अगर वो डिसजॉइंट सेट्स हैं दैट मींस इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन 5 है तो नंबर ऑफ आउटकम्स इंटरसेक्शन में 0 हो गए, तो दैट मींस ये हट जाएगा। तो सिर्फ ए यूनियन बी विल बी पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला हट जाएगा। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बस P लग जाएगा, इंटरसेक्शन में ये आता है, वेन डायग्राम से बता रखा है, और यूनियन में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। यस, इन इवेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ये जैसे मैंने पीछे भी लिखा इसका, इस चीज को ध्यान से देखो क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या निकालना है। तो एक बार देख लो, अगर नोट ए बोला है दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए और बी बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी बोला है तो बी ए यूनियन बी निकालेंगे, ए एंड बी बोला है इंटरसेक्शन निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और होगी यहाँ पर, नहीं है, ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे देख लेंगे। नोट ए, ये है ए एंड बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नोट बी, ए है पर बी नहीं है तो उसको ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। यहाँ वेन डायग्राम बना हुआ है, ये ए है ये बी है। ठीक है, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए में से बी वालों को हटा देना है। ये ए था पूरा, इसमें जो कॉमन पार्ट है ना ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो वो हटा देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने बी माइनस ए का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास लेट अस कंसीडर ये है, दिस इज ए दिस इज बी। ठीक है, हाँ जी, बी, हाँ तो ठीक तो है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कुछ कह रहे हो, क्या गलत लिखा हुआ है कुछ, क्या कह रहे हो? अच्छा बता रहे हो, ठीक है। बी माइनस ए में क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, मतलब बी में से हमें क्या करना है, ए वाले हटा देने हैं, मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, है ना, ये वाला हट जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर नाउ, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नीदर ए, ये ध्यान से देखो, नीदर ए नॉट बी, दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, होल का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। फिर ये कौन सी होती है, डी मॉर्गन्स होती है, जब कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, कब, जब होल में से यूनियन अलग हो, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाता है, होल का यूनियन हो और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो रहा है तो यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा।
ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मान लो आपके पास ये होता ना ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मोर्गन्स कहते हैं, प्रोबेबिलिटी पे भी लगती है, सच में भी किया होगा आपने। नाउ एटलीस्ट ए बी और सी, वही ऊपर वाले की तरह ए यूनियन बी यूनियन सी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में से एक ही आए, दोनों में से एक ही आए, मतलब अगर ए आ रहा है तो बी का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यूनियन अगर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है तो बी का यूनियन होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटीज भी होती है, आगे हम करेंगे। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी है तो हम उसमें प्रोबेबिलिटीज के केस में ऐसे निकालते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उसमें ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसके साथ बी कर दो, प्लस में बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, अगर प्रोबेबिलिटी का पूछा जाए क्वेश्चन है। ओ सेम लिख दिया। तो ये मतलब कि हमारे पास इसका ये हाँ बी कॉम्प्लीमेंट, ए है तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी है तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, आगे करवा भी रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ अब देखो हमारे पास, अभी तो हम बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमारे पास जो 12th वाली मेन होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो स्टार्ट हो रही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मतलब कि एक इवेंट के होने पर दूसरे पे फर्क पड़ रहा हो, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास इसमें दो टाइप के इवेंट्स भी होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, कंडीशंस आती हैं इस पर बेसिकली। Let A and B are two events associated with random experiment. Random experiment ही है, ठीक है। Then probability of occurrence of event A when event B has already been occurred. एक event already हो चुका है, उसके बाद दूसरा event हो रहा है, तो where PB is not equals to 0, मतलब कि जो event already हो चुका है उसकी probability 0 नहीं होनी चाहिए, राइट, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इज डिनोटेड बाय PA over B। तो PA over B क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B over PB। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं PE इंटरसेक्शन F, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, क्या फॉर्मूला बनेगा, PE इंटरसेक्शन F over PF, है ना, और PF क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। गुड, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर PB by A लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओके, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर, भाई PA by B की वैल्यू लिखी हुई है, PS over A, S किसको डिनोट कर रहा है, सैंपल स्पेस को। ठीक है, सैंपल स्पेस की वैल्यू निकालनी है जब A ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, तो S इंटरसेक्शन A over PA आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। तो क्या हो जाएगा, PS इंटरसेक्शन A एक बड़ा सेट है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है, ये एक सैंपल स्पेस है, मान लीजिए वैसे तो यूनिवर्सल सेट का होता है हमारे पास ये, जैसे मान लीजिए ये A है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, इन दोनों का अगर मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या आएगा, A तो आएगा ना, तो S इंटरसेक्शन A क्या आएगा, A आएगा, A over A 1 आ जाएगा, तो S सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब कोई भी इवेंट हो चुका है तो हमेशा 1 आएगी। नेक्स्ट इज A over A, A इंटरसेक्शन है, A हो चुका है और A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो भी 1 आएगी, है ना, A इंटरसेक्शन A, ये याद रखना। नाउ अब है हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ PA by B is equals to PA। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब बोलेंगे, डिपेंडेंस के बारे में हमने पढ़ ही लिया, वो हमारे पास A by B, ठीक है, वो वही चीज है हमारे पास डिपेंडेंट वाली, PA by B इस तरीके से दे रखा होगा तो वो हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट ही मानते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होता है, वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होती है, वो क्या होती है हमारे पास, PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA over B इंटू PB होता है, राइट। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B क्या हो सकता है, PB over A इंटू PAB हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट वाले की कंडीशंस हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इंटरसेक्शन B निकाल लिया, इसी इधर चला गया, ये इधर चला गया, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहते हैं इसको। ठीक है, अलग से इसका नाम दे रखा है बस,
और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। इफ a by b इक्वल्स टू pa, b by a इक्वल्स टू pb, ठीक है, और a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होता है, ba इंटू pb। आपको याद भी होगा, शायद 12th क्लास में आपने किया होगा कि प्रूव करो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, यही इसी को प्रूव करते थे। pa इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू pa इंटू pb अगर आ जाता है, दोनों के प्रोडक्ट आ जाती है, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। एग्जाम्पल है यहाँ पर, a fair coin and unbiased die are tossed। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है वही चीज जो वहां बताई है ना, वो यहाँ पर भी मेंशन है ना। तो देखो, हेड अपीयर्स ऑन दी कॉइन, ए एक इवेंट ले लिया, बी है 3 ऑन डाई, डाई पर 3 आया है और ए पर हेड आया है, ठीक है। अब देखो, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ए हेड आया है, इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है उसका, है ना, हेड आया है, तो ये क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही कॉइन है ना हमारे पास, फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर थ्रोन है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अच्छा बना रखा है, बना सैंपल स्पेस देखो इसका क्या बनेगा, H पहले हेड के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स इसके बन गए, 6 इसके बन गए, टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, ठीक है, तो 6/12 हो जाएगा 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे जब हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, उसमें क्या है 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई आ रहा है, तो H के साथ आ रहा है और एक T के साथ आ रहा है, 2/12, 1/2 इसकी होगी, 1/6 इसकी हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया। और अच्छा, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/12 आएगा, 1/6 इंटू 1/2। अब ये चीज देखो, यहां से ऐसे आउटकम्स उठाओ जहां पर हेड भी आए और 3 भी आए, तो कितने आउटकम्स ऐसे, हेड भी आए और 3 भी आए, एक ही है ये वाला, है ना, यही है, तो दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12। तो दैट मीन्स ये कैसे इवेंट्स हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा एवरीवन इज गेटिंग, एनी डाउट्स, ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि बिकॉज ये मैराथन क्लास है तो थोड़ा सा फास्ट करवाना पड़ेगा, सारा लिख नहीं सकते हम, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बिकॉज, ओके। नाउ हियर इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, लेट S be a sample space and E1, E2, E3 up to En, n इवेंट्स हैं, ऐसे एक सैंपल स्पेस है और n इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उन सभी n इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, और सबका अगर हम यूनियन कर दें तो क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ A is any event which occurs with E1 और E2, मतलब E1 E2 अप टू En में किसी के साथ भी हो सकता है, वो सकता है सबके साथ हो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका ये हमारे पास फॉर्मूला है PE1 प्लस, पहले यहां से देख लो आप, ये मैंने सैंपल स्पेस बना रखा है, ठीक है, ये हमारे पास E1 E2 E3 अप टू En तक इवेंट्स हैं, n तक ये इवेंट्स है, और A जो है ये पूरा का पूरा इनके पूरे के साथ एसोसिएट कर रहा है, सभी में आ रहा है, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस टाइप से अगर इवेंट्स होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये है, E1 प्लस इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो हमारे पास PA क्या आ जाएगा, समेशन PEI इंटू PA ओवर EI, और I इज इक्वल टू 1 to N, ठीक है। जितने भी E1 E2 होंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, उतने हमारे पास ऐड होते जाएंगे, 1 है 2 है या 3 है, मैक्सिमम 2 या 3 ही आते हैं, इससे ज्यादा बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, है ना। और ये वाले जो पार्ट है ये हमारे पास A इंटरसेक्शन E1 हो जाएगा, ये A इंटरसेक्शन E2 होएगा, ये इंटरसेक्शन E3 होएगा। ये यहाँ पर वही बता रखा है कि ये एग्जॉस्टिव की प्रॉपर्टी है और ये हमारे पास
इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर है? ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर है सभी को? ओके। हाँ, यहां पर ट्री डायग्राम से समझाया हुआ है। ट्री डायग्राम यहां पर E1, E2, E3, E4 अप टू En तक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इस तरीके से यहाँ पर A आ रहा है और ये PA बाई E1 ट्री डायग्राम से बना रखा है। ठीक है, वही सेम चीज है हमारे पास। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है या क्या करना है हमारे पास, ये ध्यान रखो ये डायरेक्ट जा रहा है। जब E1, E2 हो रहा है तब A आ रहा है उसके बाद। ठीक है, E1, E2 पहले है। तो अब एग्जाम्पल के साथ समझो, कंफ्यूज मत हो। जैसे मान लीजिए आपने 2 बैग्स हैं, ठीक है, बॉल ले रखी हैं, 2 बैग्स हैं। अगर मान लीजिए ये 2 बैग्स हैं हमारे पास, एक के अंदर 5 रेड 7 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरे के अंदर 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं, राइट। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो ब्लैक बॉल की, ब्लैक बॉल निकली है एक ब्लैक बॉल निकाली गई है, प्रोबेबिलिटी निकालो उसकी। ठीक है, तो अब आपको क्या पता कि बैग 1 में से निकली है या बैग 2 में से निकली है? दोनों में ही रेड बॉल्स हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन चीज क्या हो गई? रेड बॉल। दोनों में कॉमन चीज क्या हो गई? रेड बॉल। पहले बैग सिलेक्ट करेंगे तभी तो रेड बॉल निकलेगी ना, है ना, तभी तो निकलेगी। तो इस टाइप की जब सिचुएशन आएगी तो हमें हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आगे बेस थ्योरम भी आएगी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्या डिफरेंस है करेंगे, एक बार इसको समझ लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, एक ब्लैक बॉल निकाली गई है। E1 हमने कंसिडर किया बैग 1 की है इवेंट, E2 बैग 2 का इवेंट है और A ब्लैक बॉल निकालने की है। ठीक है, ब्लैक बॉल का ले रखा है एग्जांपल। ठीक है, तो यहां से अब इस बैग को चूज किया और या फिर इस बैग को चूज किया, वो E1 E2 हो गया। तो दोनों इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। क्यों? क्योंकि ये एक बैग है, फेवरेबल आउटकम एक, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। 2 बैग्स है ना, तो टोटल आउटकम्स आर 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाए, इस बैग की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इस बैग की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो E1 E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब निकालना है हमें PA ओवर E1। PA ओवर E1 क्या आएगा बेटा कि ब्लैक बॉल निकालो जब फर्स्ट बैग चूज किया गया है। ब्लैक बॉल निकालो एक, क्योंकि हमने ब्लैक बॉल का है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ जब बैग 1 चूज किया गया। अब बैग फर्स्ट जब चूज किया है तो उसमें ब्लैक बॉल कितनी है? 7। टोटल बॉल्स कितनी है? 7/12। तो 7/12 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही PA ओवर E2। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में अगर आपको ये पता चल गया ना कि आपने E1 E2 और A किसको कंसीडर करना है तो आपका क्वेश्चन ही हो जाएगा, मतलब बहुत ही इजी पड़ जाएगा। फॉर्मूला तो याद करना ही होता है ना। अगर आपको ये पता चल गया E1 E2 और A क्या लेने चाहिए तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। A ओवर E2। अब सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल निकाले गए, कितने ब्लैक बॉल्स हैं? 3। टोटल कितनी है? 7। तो इसकी 3/7 हो जाएगी। बस फॉर्मूला लगा दो जो भी हमने पीछे किया है, क्योंकि 2 ही बैग्स हैं तो E1 E2 तक आएगा। वहां n थे इवेंट्स तो हमने n तक के फॉर्मूला लिखा हुआ था, राइट। ओके, अब बेस थ्योरम है, इसी का उल्टा यहीं से ट्री डायग्राम से बताऊं, यहीं से आवाज गूंज रही है वहां पे, वॉल्यूम कम करा उधर से कोई, मतलब वॉल्यूम बंद कर दो। यस, तो देखो अब बेस थ्योरम कब यूज होएगी? अगर आपको कहा जाए कि ब्लैक बॉल ऑलरेडी निकली है, ब्लैक बॉल निकाली गई है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग में से निकली है। उल्टा जा रहा है, 2 बैग्स हैं, एक ब्लैक बॉल है, ठीक है, ब्लैक बॉल निकाली गई है, बताओ कि बैग 1 में से निकली है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये कंडीशनल हो गई ना प्रोबेबिलिटी, है ना। तो दैट मीन्स इस केस में हम क्या यूज करते हैं? बेस थ्योरम। देखो एसबीडी सेम्बा वही सेम चीज लिखी हुई है, यहां तक तो सेम चीज है, बस इसमें क्या आएगा? इफ ए इज एनी इवेंट विच अकर्स विद E1 और E2 और E3 देन PEI ओवर A। यही फॉर्मूला है, बस PI ओवर A
क्या हो जाएगा, मतलब अगर हमने E1 निकालना है तो E1 हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा I की जगह पर, जो भी निकालना है I की वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है फॉर ऑल I 1 to N। PE ओवर A, E1 ओवर A क्या हो जाएगा, पहले इसका उल्टा A ओवर E1 जो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा E1 और डिवाइडेड बाय PA, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने पीछे निकाल ली है। इसको एक डिजिट को ये देख के, ये एक उसको देख के मत देना कि तो छोटा सा एक ही चीज आएगी, ये पूरी आएगी। अगर हमारे पास दो इवेंट्स है ना तो हमारे पास क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, मान लीजिए E1 E2 जैसे दो बैग्स वाला ही हमने किया था तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, जैसे P E1 ओवर A निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, P A ओवर E1 इंटू P E1, लेट अस कंसिडर दो इवेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा P A ओवर E1 इंटू P E1 प्लस P A ओवर E2 इंटू P E2, राइट, क्लियर है। ऐड होना तो जाएगा जितने भी इवेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। नाउ ये ट्री डायग्राम से है, वही वापस ये वही कह रहा है कि बैग निकाली है, वही सेम चीज है, ठीक है, इसको कर लेना है ना, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। E1 कैसे निकलेगा, E2 कैसे निकलेगा, A बाई E1 A बाई E2 कैसे निकलेगा, वो सब आपको पता ही चल गया, पीछे हमने निकाल ही लिया, वही चीज है, बस इसमें अपोजिट हो गया होगा। यस, नाउ रैंडम वेरिएबल, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं इसके प्रोबेबिलिटी के। रैंडम वेरिएबल और क्या होता है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। रैंडम वेरिएबल देखो, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है हैविंग डोमेन एज द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, है ना, है ना। जैसे यहां पर एग्जांपल ले रखा है, लेट ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times and x denotes the number of tails, then random variable is, x की वैल्यू पूछी है, x इन्होंने दे ही रखा रैंडम वेरिएबल। अब कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है तो कितने बनेंगे सैंपल स्पेस में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 raised to the power 3, दैट मीन्स 8, है ना, तो 8 बनेंगे। यहाँ पर x नंबर ऑफ टेल्स को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर तो एक भी नहीं है, यहाँ पर 2 टेल्स हैं, 3 बार तो 2 टेल्स होंगी, 3 बार एक टेल होगी और एक बार 3 टेल होगी। मैंने क्या बोला है, हाँ मतलब एक बार 3 बार एक टेल आएगी, 3 बार 2 टेल्स आएंगी और एक बार 0 टेल्स आएंगी और एक बार 3 टेल्स आएंगी, है ना, यहां से। तो यानी कि हमारे पास x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 और 2। अगर मैं कहूं कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है तो, और x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को, तो क्या होएगी बताओ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, बोलो, सेम रहेगी 0 1 2 3, 3 नहीं आएगा ना, 0 1 2 आएगा, 3 तो आ ही नहीं सकते ना, 3 बार तो आ नहीं सकता, है ना, एच 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 टी टी एच और टी टी, है ना, तो टी टी मतलब 0 हेड्स, एच एच मतलब 1 हेड, एच एच मतलब 2 हेड्स और एच टी और टी एच मतलब एक हेड, ठीक है, क्लियर है। अब इसी की, अब ये भी होता है, एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो बेटा एक बार। हमारे पास क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है इसकी, ठीक है, जो भी हमारे पास x आया है, ठीक है,
जो भी हमारे पास इसके अंदर x की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो भी है उस पर हमारे पास क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए हमेशा हमारे पास, यहाँ पर x आता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0, 1, 2 है तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी P1, P2 और P3 आ जाएगी, ठीक है। और इन सब का सम क्या आना चाहिए हमेशा, P1 प्लस P2 प्लस P3 शुड बी इक्वल्स टू 1। तो अगर हमारे पास इक्वल्स टू 1 आ रहा है तभी हम उसको रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अगर 1 नहीं है टोटल प्रोबेबिलिटी तो दैट मींस कुछ गड़बड़ हुआ है, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी हैं, के वगैरह निकालने के आपको दे रखा होता है और आपको के की वैल्यू निकालनी होती है, किस तरीके से इनका सम आप 1 के इक्वल रख दोगे। तो मीन है, उसके बाद मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन xi इंटू पी आई, जितने भी हैं ये x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, दिस विल बी दी मीन, शॉर्ट में लिखना है समेशन, राइट। नाउ वेरिएंस, वेरिएंस क्या है, समेशन पी आई xi का स्क्वायर, xi का स्क्वायर है ये, फॉर्मूलेस को याद रख लो, माइनस पी आई xi समेशन का होल स्क्वायर। यहाँ पहले समेशन होगा, पहले समेशन करके जो आंसर आ रहा है उसका होल स्क्वायर है। यहां पर xi जो भी हमारे पास दे रखा है उनका स्क्वायर करेंगे, देन उसको pi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, xi को स्क्वायर करके उनको pi के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उन सबका समेशन, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट कर देंगे उसका, तो दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ही करेंगे थोड़ा, जस्ट बर्नौलीज ट्रायल, बर्नौलीज थ्योरम है। अब उसके बाद देख लो फटाफट से ये भी क्या होता है हमारे पास, ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल इफ दे सैटिस्फाई गिवन कंडीशन, दे आर फाइनाइट इन नंबर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, फाइनाइट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। Each trial have exactly 2 outcomes, सक्सेस या फेलियर, सक्सेस या फेलियर होना चाहिए। हमने ये किया है ना, जैसे हेड आया या हेड नहीं आया, हेड आया सक्सेस, हेड नहीं आया, किया है, किए हमने इसके क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को याद हो कि इसमें कॉम्बिनेशन वाला टाइप्स यूज होता है, ठीक है। P और Q से डिनोट करते हैं, P से सक्सेस और Q से, मतलब P से इवेंट हुआ, Q से नहीं हुआ, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर्स रिमेन्स सेम। नाउ यहाँ पर बाइनोमियल पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये देखो p x इज इक्वल टू r है, तो npr p r q n माइनस r, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे उसके अंदर आप लोग करते थे, किसमें, पीएनसी में, आर एट टर्म निकालते थे, वही कह रहे ना, बस उसमें P और Q की जगह पर हमारे पास A भी होता था और वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती थी, किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही होती थी, लेकिन P और Q यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। P और Q प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और P प्लस Q इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, P सक्सेस की है और Q फेलियर की है, राइट। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये टोटल दे रखा है, देख लेना। ये एक एग्जांपल कर लो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, ठीक है। देखो डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो दैट मींस n की वैल्यू क्या हो गई, 6। अब आपको इसने कहा है कि ओड नंबर का मतलब है सक्सेस आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि P को मान लेंगे क्या आ रहा है, ओड नंबर। तो ओड नंबर कितनी बार आएगा, डाई को अगर एक बार मैं थ्रो करती हूँ तो 3 बार आएगा ओड नंबर, और 3 बार इवन आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल ही होगी ना, 1/2 1/2। तो P की वैल्यू भी 1/2 है और Q की वैल्यू भी 1/2 है, तो 5 सक्सेसेस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा NCR, P की वैल्यू सक्सेस है ना, बिकॉज ये सक्सेस है, तो सक्सेस 5 बार हो रहा है,
तो सक्सेस के ऊपर 5 पावर 5 आएगी और क्यू की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 6 है ना, टोटल 6 है। इन दोनों की वैल्यूज, ये हमने बायनोमियल में बहुत अच्छे से किया था, तो आपको याद हो इन दोनों का सम हमारे पास हमेशा इक्वल्स टू n होना चाहिए, ठीक है। तो 5 सक्सेस और q ये हो गया। तो अब इसका कॉम्बिनेशंस लगा लो यहाँ पर, है ना। 6c5 और 6c 1c में होते हैं। अगर इतना लंबा नहीं करना तो अब इसको डायरेक्टली क्या कर लो, 6c1 ही आएगा, दैट मीन्स क्या आएगा इसका 6 आएगा और 1/2 की पावर 6 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो 3/2 की पावर 5 यानी कि 3/2 की पावर 5, दैट मीन्स 32 विल बी दी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। एटमोस्ट 5 सक्सेस मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस हो सकते हैं, 5 से ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 या तो ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस का मतलब क्या है, 5 या फिर 4 3 2 1 या फिर 0, है ना। तो इतना सारे को ऐड करें या फिर इसका उल्टा कर लें, 1 में से अच्छा ये एटलीस्ट वाला पहले है, ठीक है। एटलीस्ट 5 सक्सेस वाला है, कम से कम 5, ठीक है। एटमोस्ट का बाद में कर रखा है, ठीक है। एटलीस्ट का देख लो बेटा, इसका मतलब बाद में बताती हूँ अभी, ठीक है। एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब कम से कम 5, मतलब 5 या फिर 6, ठीक है। 6 है टोटल, तो px is equals to 5 plus px is equals to 6। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी तो वैल्यू निकली गई 3/32, इसकी और निकाल लो, 6 और p6 q0 हो जाएगा, है ना। सक्सेस है ये 6, तो बस इसको 6 से 6 तो हमारे पास 1 आएगा, p 1/2 की पावर 6 मतलब कि 64, ठीक है। ऐड कर लेना इसको। हाँ, अब एटमोस्ट 5 सक्सेस का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 5 आ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो 5 और 6 में से 1 में 5 और 6 की जो आ रहा है उसको 1 में से माइनस कर दो, है ना। या फिर 6 को करेंगे, सिर्फ 6 को करेंगे, क्योंकि 5 तो है ना, 5 तो आएगा ही, है ना। 5 या 5 से ज्यादा, 5 इसमें का क्या मतलब है, 0 1 2 3 4 5 यही आएगा, यही मतलब है ना, 0 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स कौन सा नहीं है, सिर्फ 6 ही तो नहीं है, तो 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 6 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर दो, इजी हो जाएगा ना थोड़ा सा। तो हमारे पास क्योंकि ये 5 इसके आया ही हुआ है, तो 1 माइनस p x इज इक्वल टू 6 कर देना, ठीक है। 6 ठीक है, ओके। अच्छा ये लास्ट ही था, कोई डाउट इसमें प्रोबेबिलिटी में, बिकॉज अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है, ओके।